नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क में इन दिनों खुदाई और बुलडोजर का दौर चल रहा है। यूपी का बुलडोजर मुल्क के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। बात नाजायज तजावुजात से शुरू हुई थी, अब यह खुदाई मजहबी मकामात पर भी होने लगी है। इसी सिलसिले में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया है, वहीं मुस्लिम फरीक ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि लोग सिर्फ ऑफिशियल बयान पर ही तवज्जो दें और यही वजह कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि सर्वे से मुताल्लिक अगर किसी ने कोई बात कही या किसी बात का दावा किया है तो यह उनकी निजी राय है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर के जरिए रिपोर्ट पेश करने के बाद कोई भी बात अदालत के जरिए ही बताई जाएगी। किसी की बात पर कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनका क्या किया जाए। सवाल यह उठता है कि कहां कहां खुदाई होगी और यह खुदाई कब तक होगी, ये एक्शन, ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी और मंदिर मस्जिद से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, तर्जुमान है, समाजवादी पार्टी के इस डिबेट का हिस्सा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान आतिर हुसैन साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। आतिर हुसैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे और कानूनी पहलू जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आतिर हुसैन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के बाद हमने देखा कि किस तरह से खुदाई का जो काम था और जो बुलडोजर चला दिल्ली में, लग ऐसा रहा था कि पूरी दिल्ली को एक तरह से एमसीडी वाले जो हैं वो खोद कर उसे छोड़ देंगे। और आप देखिए कि दिल्ली के बाद किस तरह से अब यूपी में जो मजहबी मकामात हैं वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली में जो कार्रवाई चल रही है इसे किस तरह से देखा जाए। आम आदमी पार्टी की खामोशी पर भी लगातार सवाल उठते रहे, हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने सख्त जवाब दिया है। देखिए, हम लोग खामोश नहीं, आप सही वक्त पे सही बात करते हैं। और आम आदमी पार्टी के आपने अरविंद केजरीवाल साहब के, हमारे नेता की बात सुनी। 63 लाख लोग ऐसे होंगे जो मुतासर होंगे अगर इसी तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चलता रहा। और देखिए, हम लोग कभी बुलडोजर की या धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। और यही एक ऐसी बात है शायद जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता। अगर जवाब होता तो वो अपने काम बताते। आप पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान से कि 2014 से नरेंद्र मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं या 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो सस्ती हो गई? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या डीजल सस्ता हो गया? क्या एलपीजी सस्ती हो गई? क्या सीएनजी सस्ती होगी? हर चीज बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीजें बढ़ती जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, अभी संभल जिला से हूँ मैं। यहाँ बिजली की चेकिंग के नाम पे लोगों पे कहेंगे जुल्म हो रहा है। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से उन पे बिजली की चेकिंग करी जा रही है। उनके घरों में लोग घुस रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उन पर लाखों की या हजारों की पेनल्टी पड़ रही है। आप बताइए, दिल्ली की सरकार फ्री बिजली दे सकती है, पंजाब की सरकार फ्री बिजली दे सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? आप डेवलपमेंट की बात करिए, बेसिक नेसेसिटी है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, क्या डिजिटल इंडिया बगैर इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल है? क्या बगैर मोबाइल के, क्या मोबाइल बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है? लैपटॉप चल सकता है, इंटरनेट चल सकता है? हर चीज के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इसको भी आप बेसिक नेसेसिटी समझिए और लोगों को ये दीजिए। आप ये देने की बजाय क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्टा उनके इस गर्मी में, देखिए कितनी गर्मी हो रही है। और यहाँ तो दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल जनाब, डेवलपमेंट की बात कहा। आप जब हिंदू मुसलमान से बाहर निकलेंगे तभी तो डेवलपमेंट की बात हो पाएगी। यहाँ पर आप देखिए कि दिल्ली में मुंडका में कितना बड़ा हादसा हो जाता है और वो खबर बिल्कुल गायब रहती है। तो हम डेवलपमेंट की बात कहां करें जब हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर से बाहर निकल पाएंगे तभी तो इस पर चर्चा होगी। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, आतिर हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही
कि डेवलपमेंट की चर्चा होनी चाहिए और हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़े इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि आज महंगाई के इस दौर में, कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं और महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, लेकिन आप देखिए कि चल क्या रहा है मुल्क में। एक बार फिर से जो हालात बन रहे हैं, लग रहा है कि 92 जैसे हालात हैं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसा जो वाकया हुआ था उसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हर कोई जानता है इस देश में कि कच्चा तेल सस्ता हो रहा है और पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। इस पे बात होगी तो ये पता चल जाएगा कि जो पैसा ज्यादा ले रही है सरकार अपने सब्सिडी के माध्यम से, वो किसके जेब में जा रहा है? पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। सरकार कभी बिजली उत्पादन पे बात नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश में खासकर बिल्कुल बात नहीं करेगी। जो दावा करते हैं 24 घंटे बिजली देने का, आज तक एक पावर स्टेशन का निर्माण नहीं करवा पाए हैं, 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पावर सेक्टर में बात करोगे तो वहां पूरी तरह से फेल है। बाकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप सबके सामने है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से कोलैप्स हो चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में लोग स्ट्रेचर पे अपने मरीज को लेकर जाते हैं, इस पर बात नहीं कर सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात हैं, लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बेटियों का रेप होता है उसमें क्या जाति धर्म देख के होता है? उसमें सारी जाति धर्म के लोग बच्चों के साथ ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो एनसीआरबी का आंकड़ा वो ये कहता है कि हर 2 घंटे में एक रेप की घटना होती है और 90 मिनट में एक बेटी के साथ रेप होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और इस देश की सरकार इन जो बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका विजन ही अलग है। इनका विजन है देश को बांटना। देखिए अबू जी, ऐसा है कि जैसे जो देश को बनाने में अपनी भूमिका निभाए हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है, जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी है, जो फांसी पे चढ़ के चले गए हैं, उनको जब देश बढ़ता है तो दर्द होता है। लेकिन जो देश के लिए कुछ किए नहीं होंगे, उनके लिए देश बटे चाहे कटे चाहे फटे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये लोग हमेशा बांटने की बात करते हैं। आज जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक, लेकिन दावा तो यही करते हैं, दावा तो ये करते हैं कि इस मुल्क को बनाने वाले असल तो हम ही हैं। आप देख लीजिए कि धीरे धीरे तो जो गांधी फैमिली है उसका तो बिल्कुल नाम ही खत्म कर देना चाहते हैं। इनका आप मुझे बताइए कि इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, इन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की है, मुगलों की गुलामी की है, उसके बाद भारत के योगदान में कोई इनका योगदान नहीं रहा। कोई इतिहास उठा के देखोगे आप कहीं नहीं मिलेगा। कोई फांसी पे नहीं चढ़ा होगा, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी। जब मुगल आए होंगे किसने लड़ाई लड़ी ये नहीं जानते होंगे। जब इनके सामने कोई समस्या आती तो दूसरे के पीछे जाके छुप जाते थे। ये बात जग जाहिर है। देखिए उस समय इन्होंने इतिहास में अपनी बात को दबाने का प्रयास किया, अपने आप को आगे रखने का प्रयास किया। ठीक उसी तरह से जिस चोर का जो रास्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बिल्कुल वही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आज जो हमारे आस्था का विषय है, ये विषय पूरी तरह से अब न्यायालय में है। जो भी संजीदा व्यक्ति होगा, संविधान को मानने वाला व्यक्ति होगा देश का, उसको न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए और विश्वास होना भी चाहिए, और न्यायपालिका को इस विश्वास को कायम भी रखना चाहिए। ये न्यायपालिका की अपनी जिम्मेदारी है कि इस देश का नागरिक कभी उससे ऐसा ना महसूस हो कि मेरे साथ कोई जाति हो रही है। तब जाकर के एक स्वस्थ समाज बनता है। अगर आप स्वस्थ समाज नहीं बना सकते हैं तो इस देश में ना विकास होगा, ना देश विश्वगुरु बनेगा। श्रीलंका में इसी तरह की डिबेट, अगर आपको याद हो, आप 1 साल का उठा के देखिएगा डिबेट, इसी तरह की डिबेट वहां भी चल रही थी। आज विदेशी कर्जा कितना, इस पे कोई बात नहीं करता है। आप मुझे बता दीजिए, कर्जा आदमी कब लेता है? जब क्राइसिस में होता है, जब उसके पास अपने पास संसाधन नहीं होते, जाहिर सी बात है कि श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत है। श्रीलंका में जिस तरह के हालात है वहां में उससे सीखना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एडवोकेट अश्विनी दुबे साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपसे हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। अश्विनी दुबे जी, जो कुछ चल रहा है और खासतौर से ज्ञानवापी मामले की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे सामने 1991 का एक्ट भी है जिसमें कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जितने रिलीजियस जो मकामात होंगे, जू के तू उनकी हालत रहेगी और इसके बाद से कोई दावा उस पर नहीं किया जाएगा कोई रिलीजियस मकाम पर। लेकिन अब आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे 90s में कभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इश्यू हुआ करता था। देखिए, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है और हर मुकदमे की
सुनवाई के लिए अलग अलग अदालतें, अलग अलग व्यवस्था है। 2 तरह के केसेस फाइल हुए, यह जानना जरूरी है। एक जो केस 1991 में फाइल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है, उसकी जमीन लॉर्ड शिवा के डिवोटीज को, लॉर्ड शिवा को वापस करनी चाहिए, खासतौर से काशी विश्वनाथ को। वो मुकदमा आज जो भी ऑर्डर हुआ है वो इसमें नहीं हुआ है। 5 महिलाओं ने मुकदमा फाइल किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ऑलरेडी श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे, पहले रोज आते थे, अचानक से हमारी वो पूजा बंद हुई, तो हमारा जो पूजा करने का राइट है वो परफॉर्म किया जाए। अदालती व्यवस्था में क्या होता है, जब अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो अदालत क्या करती है कि वो वहां पर सर्वे के लिए कमीशन अपॉइंट करने की डायरेक्शन देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कमीशन अपॉइंट करने का डायरेक्शन देने का मतलब कि केस कोई पार्टी जीत गई। अब कमीशन जाती है, दोनों पार्टी जाती है, दोनों पार्टी फिल्मिंग करती है, वीडियोग्राफी करती है, अपने रिपोर्ट देती है। इन द मीन टाइम हिंदू पक्ष का दावा कि शिवलिंग मिल गया, तो कोर्ट के सामने उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि इसको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया जाए, लेकिन ये नहीं कि इसको दिया जाए। तो ज्ञान वापी का जो स्टेटस है वो स्टेटस एज इट इज है, जो स्टेटस 1991 में एग्जिस्ट करता था, जो स्टेटस आजादी के पहले एग्जिस्ट करता था। अब 2 राउंड ऑफ लिटिगेशन है। अभी आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कानून पास हुआ, जिस कानून के मुताबिक जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है 1947 के पहले, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज एग्जिस्ट करेंगे और कोई मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। निश्चित तौर पर पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। लेकिन एक और जो बहस है इसमें, आर्ग्यूमेंट, वो ये है कि एंशिएंट माउंटेन एक्ट 1958 है इस देश में, जिसके मुताबिक 100 साल से पुराने की जो रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है, रिलीजियस वर्ड नहीं उसमें, जो स्ट्रक्चर है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट में आ जाएंगे और वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसकी व्याख्या कल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4 में आइटम नंबर 40 पर लगा हुआ है, जिसमें अंजुमन कमेटी, जो मास कमेटी है, उसने अप्रोच किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके बात करूंगा। मैं बात ये करूंगा कि जो कोर्ट का आज फैसला है, कोई पार्टी जीती नहीं है, कोई पार्टी हारी नहीं है उससे, सिर्फ और सिर्फ इतना से हुआ है कि अदालत ने कहा कि आप एसर्टेन करके हमारे सामने सर्वे रिपोर्ट लेकर के आ जाइए। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, सिविल कोर्ट का डोमेन है कि नहीं है, वो कल वो हो जाएगा। मतलब तस्वीर कल साफ होगी। और कल का दिन बहुत अहम है, कानूनी पहलू से भी अगर देखा जाए तो कल का दिन बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा। मैं इस पर आगे भी एडवोकेट अश्विनी जी आपसे बात करूंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान ओपी सिंह साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज 18 उर्दू में। ओपी सिंह जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही जी। ओपी सिंह जी, ज्ञान वापी मस्जिद का जो मामला है, सर्वे उसका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो उसके हालात हैं और जिस तरह से उस पर चीजें अब आ रही हैं और दावा किया जा रहा है, बिल्कुल आपको नहीं लग रहा है कि राम मंदिर और 90s में जो बाबरी मस्जिद के वक्त और राम मंदिर के वक्त जो इश्यूज थे, अयोध्या में जिस तरह का माहौल था, वो वैसे ही माहौल बनाया जा रहा है? तो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा होगा, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में अबू जी जो कुछ भी हो रहा है तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है। और ये मामला केवल वाराणसी कोर्ट में नहीं है जी। इसका मामला जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो जब ये मामला सब कुछ जो कोर्ट के मुताबिक चल रहा है तो उसमें किसी को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सच को सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति पैदा करती है। अगर सच जब तक सामने नहीं आएगा, ये भ्रम की स्थिति पैदा करती है। जो सर्वे हुआ राम मंदिर के मामले में भी 1950 में तत्कालीन फैजाबाद कोर्ट के सिविल जज ने सर्वे के लिए उन्होंने कोर्ट कमीशन गठन किया था। उसकी जो रिपोर्ट गई तब उतनी तकनीक विकसित नहीं था, उतनी वो चीजें नहीं थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक वो जो सर्वे रिपोर्ट थी वो गया। इसमें न तो कोई मस्जिद हटाने की बात है, न नमाज बंद करने की बात है। कोर्ट ने केवल ये आदेश दिया है कि वो तहखानों को खोल करके जो दीवारें हैं अंदर है उसकी सर्वे करके वो कोर्ट कमीशन हमको रिपोर्ट दे। आज जब उन्होंने किया तो उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात आई। उसमें चौंकाने वाली बात यह आई कि हमारे मुस्लिम भाई जहां से वो अजू करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें एक विशाल शिवलिंग मिला। तो कोर्ट ने यह कहा कि उसमें जो शिवलिंग मिला है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्य सचिव
डीजीपी, डीएम, सीआरपीएफ के कमांडेंट और ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब सारे अधिकारियों को उन्होंने बनाया। किसी पार्टी को उन्होंने आदेश नहीं दिया, किसी सरकार को उन्होंने आदेश नहीं दिया। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो कुछ भी होगा कोर्ट के आधार पर होगा, और राम जन्मभूमि के मामले में नहीं, इससे तो एक तनाजा ही खड़ा होगा ना, इससे ओपी सिंह जी एक तनाजा ही खड़ा होगा। कहीं कोई तनाजा ही नहीं। देखिए, हाँ, ये जरूर आपने एक सवाल किया, तनाजाही या विवाद कहीं नहीं। जिस प्रकार से वाराणसी में हिंदू मुस्लिम तहजीब शांति से है, लेकिन सियासी दलों में ये जरूर खड़ा हो गया। बहस ये शुरू हो रही है कि साहब जो उसमें से निकला वो फव्वारा था, शिवलिंग तो था ही नहीं। कोर्ट कह रहा है कि शिवलिंग है, इसकी हिफाजत की जाए, आप कह रहे फव्वारा। फिर जो सियासी दल है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, निकल यहाँ रहा है, कोर्ट में जा रहा है, बयान हैदराबाद से आ रहा है, बयान जो है जम्मू कश्मीर से आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद तो गवा दी अबू साहब, लेकिन ज्ञान वापी किस। अरे भाई, सब कुछ न्यायालय के ये तो देखिए, ये 1991 जो एक्ट है वही कह रहा है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक चीज ये सुन लीजिए कि ज्ञान वापी वर्सेस सिंगार गौरी मंदिर 1947 से 1991 तक पूजा होता रहा, और जब यह पूजा एक्ट लागू हुआ 1991 में, तो 1992 तक पूजा होता रहा। सवाल यहाँ 1991 एक्ट का नहीं है। अगर एक्ट का कोई अनुपालन न कर रहा हो तब तो आप कहिए। अगर 1991 का एक्ट एज इट इज काम कर रहा है, हमारे सीनियर अधिवक्ता अश्विनी जी सुप्रीम कोर्ट के बैठे, यहाँ तो न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया है उसमें किसी के हक को छीना नहीं, न तो 91 के आदेश के अनुसार। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जो बात ओपी सिंह जी कह रहे हैं, दो तीन चीजें। एक जाहिर सी बात है कि पूरा मामला अदालत में है और कानूनी जो दांव पेच है वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाती रही और अब बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है कि एक वो तारीख दोहराई जा रही है, अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है? अबू जी देखिए, न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करूं ये उचित बिल्कुल नहीं होगा। जब इस देश में राम मंदिर का निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, इस देश का हर एक व्यक्ति उसका स्वागत किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज अगर आपका न्यायालय बिल्कुल, और जबकि धर्मेंद्र यादव जी, जबकि कोर्ट ने खुद ये कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल साफ किया था कोर्ट ने अपने फैसले में। नहीं, अब कोर्ट के ऑर्डर ऐसा है ना सर, कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ऑर्डर आ जाएगा, उसको एक बार डिटेल से पढ़ने के बाद इस देश का हर एक व्यक्ति अपना एक नजरिया साफ कर सकता है। बस मैं मोटा मोटा इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में जो 133 करोड़ लोग रहते हैं, सबकी जन भावनाओं का ख्याल रखना हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व है। अगर उस दायित्व से कोई पीछे हटता है, तो आज अगर कोई किसी खास वर्ग में कोई टेंशन क्रिएट होती है, कोई माहौल खराब होता है, तो कल ये रेप्लीकेट होकर दूसरे चीज के पे आ जाएगा। तो उसमें कोई देश, मतलब देश का कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। जैसे मैंने श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया, आज आप वहां देश शिक्षा मंत्री के क्या हालात हैं, प्रधानमंत्री के क्या हालात हैं। तो इस देश का जो युवा है, अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उसके पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं होगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। ये जो आस्था का विषय है, बिल्कुल आस्था के विषय में आप बिल्कुल यस और नो नहीं कर सकते हैं। आस्था का विषय एक ऐसा है, कहीं हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत हो जाए, किसी दूसरे मजहब के साथ दिक्कत हो जाए, किसी हमारे साथ। अब मामला न्यायालय में आ गया है। इस देश का हर एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका में विश्वास रखता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश की न्यायपालिका जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपना फैसला सुनाएगी, और फैसला आने के बाद उसको हर कोई मानेगा। मुझे लगता है कि उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साक्ष्य बहुत कुछ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां लगा हुआ है, आपकी वीडियोग्राफी हो रही है, दोनों पक्ष वहां मौजूद हैं। दोनों पक्ष जो मौजूद होंगे, जो भी चीजें आपके सामने आएंगी, कोई साक्ष्य आएगा, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा प्रोफेसर साहब, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिमार्क आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, या क्या कुछ तबसरा सुप्रीम कोर्ट का होगा, बहुत अहम होगा। मैं आतिर साहब बहुत मुख्तसर में, क्योंकि जो बात एक बुलडोजर से शुरू हुई थी, खुदाई से शुरू हुई थी, आप देखिए कि रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहां तक ये चीज पहुंच गई है। दिल्ली में इस चीज को किस तरह से रोकेंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर जिस तरह से इंक्रोचमेंट को खत्म करने की बात कही जा रही है, तो आधे से ज्यादा दिल्ली तो इंक्रोचमेंट पर ही बसी हुई है।
आपकी आवाज बीच में कट गई, आखिर का सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी जी, आम आदमी पार्टी कैसे इसका मुकाबला करेगी जो ड्राइव चलाई जा रही इंक्रोचमेंट को लेकर, नाजायज तजावुजात को लेकर दिल्ली में? देखिए, इस पे एक पॉलिसी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको बताया है। और जिस तरीके से जो ड्राइव चल रही है, आप देखिए बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो झुग्गियों में रहती है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कच्ची कॉलोनीज में रहती है। चुनाव से पहले इन्हीं कच्ची कॉलोनियों का जिक्र हो रहा था, कहीं रेगुलराइजेशन की बात हो रही थी और कहीं झुग्गियों की भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिनके बारे में जिक्र करा जा रहा था। आज जो है उनकी ही मकानों को उजाड़ने की बात, हम इंक्रोचमेंट को कहीं सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर हम इसी तरीके से जो है चुपचाप बैठे हुए देखते रहेंगे और जो एमसीडी का बुलडोजर चलता रहेगा तो शायद 80% दिल्ली, यानी बिल्कुल अब आम आदमी पार्टी अब इसमें इंटरफेयर करेगी। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बयान दिया है कि अब इस तरह की कार्रवाई नहीं होने दी जाएंगी। जी, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो बयान दिया है वो सबके लिए मान्य है और आने वाले वक्त में जो हमारी पॉलिसी होगी वो आप बहुत जल्दी जो है आपके सामने लाएंगे। बिल्कुल, मैं एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। अश्विनी दुबे जी, कल का दिन बहुत अहम है, ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्या कुछ आगे का प्रोसेस हो सकता है इसमें? समझिए, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लगता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, खासतौर से वाराणसी सिविल कोर्ट का, या जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ऑर्डर तो खैर बैलेंस्ड ऑर्डर है। आज के ऑर्डर से आप नहीं कह सकते कौन सी पार्टी जीती, कौन सी इंटरिम ऑर्डर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं समझता हूं कि आज का ऑर्डर बड़ा वाइज और विजडमफुल ऑर्डर है। उन्होंने कहा यस, चीफ सेक्रेटरी और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो सिक्योर करें, दैट्स ऑल। लेकिन किसी पार्टी को राइट नहीं दिया, पूजा करने का भी अभी राइट नहीं दिया, तो ये बैलेंस। लेकिन अब कल अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पास हुआ था, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस स्ट्रक्चर के ऊपर लागू होता है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। मगर ध्यान रखिए, जैसे ओपी सिंह साहब ने कहा कि 1947 से 1991 और इवन उसके पहले वहां पर पूजा श्रृंगार गौरी की होती थी। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट। तो पूजा करने का परमिशन देने से मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के नेचर को और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। ये जरूर एक विषय होगा जो अप्रिशिएट करेंगे। कल देखते, कल का बड़ा अहम दिन होगा और ये आने वाले दिनों में जो मुकदमे होंगे उसका भी राइट क्लियर कर देगा कि कोई और गड़ा मुर्दा उखड़ना है या नहीं उखड़ना है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपी सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, वक्त की कमी है, और कल का दिन बहुत अहम होगा, देखना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अश्विनी दुबे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आतिर साहब और ओपी सिंह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।